नमस्कार दर्शकों, बद्दी न्यूज़ और हिम सरोकार में आपका स्वागत है। आज हमारे जो विशेष साक्षात्कार है, हम एक ऐसी हस्ती से आपको जो है रूबरू करा रहे हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि औद्योगिक कामगार से जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था और लंबा संघर्ष भरा सफ़र शुरू करके आज वो उद्योग जगत में एक मुकाम पर है, एक नाम है। और इतना लंबा सफ़र जो उनका रहा, संघर्ष का रहा, उद्योगों में नौकरी करनी, 18-18 घंटे जो है काम करना, पीछे मुड़ के ना देखना, यह दास्तान है हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर ज़िला है उसके एक युवा की, पवन कुमार की। पवन जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार सर। पवन जी जो अपने बिलासपुर से हैं और हिमाचली, इन्होंने जो काम उद्योगों में एक वर्कर के तौर पर, स्टोर हेल्पर के रूप में जो इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था और आज अपना एक सफलतम जो उद्योग है साइनेज, अल्टीमेट साइनेज के नाम से जो चला रहे हैं। इनकी दास्तान जानते हैं। सर्वप्रथम पवन जी अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। मेरा सभी दर्शकों को, आपके सभी दर्शकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को चुना जिन लोगों ने एक अपनी लाइफ में कुछ संघर्ष किया और मुकाम तो चलो अभी कहाँ मिला है हमें। तो सर्वप्रथम मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं ज़िला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है, धाटटो पंचायत है हमारी। तो मैं वहाँ एक बहुत ही निम्न परिवार में, मतलब एक गरीब घर में पला हूँ। तो हम 5 भाई हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही वहाँ नज़दीक प्राइमरी स्कूल में हुई है। उसके बावजूद मैं अलग अलग जगहों पे गया जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण करी और अंततः मैंने जो ग्रेजुएशन है वो मैंने बिलासपुर कॉलेज से करी। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे लगा कि मुझे अब क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ बद्दी का नाम सुना था। पहले मैं, इससे पहले बद्दी कोई जगह है? हाँ, पहले मैं काफ़ी इधर उधर भटका, कभी कांगड़ा कभी कहाँ। तो मैंने वहाँ पे भी काम शुरू किया, कहीं पे किसी दुकान पे शुरू कर लिया, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि हमारे वहाँ पे किसी को ये नहीं था। बद्दी के नाम से भी लोग सोचते थे यार बद्दी पता नहीं कैसा है, क्या रहेगा। ऐसे ही कोई मित्र मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि यार अगर कुछ करना है तो बद्दी चले जाओ, बद्दी में जॉब आसानी से मिल जाती है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो मैं वहाँ से, एक सूटकेस था मेरे पास और एक छोटी सी तलाई थी सोने के लिए। तो मैं किसी को नहीं जानता था बद्दी में। तो 2006 में मैं जब यहाँ बद्दी आया तो यहाँ ये लाइट वाले चौक से जब मैं जा रहा था तो मैं किसी को पूछता कि यहाँ भाई फैक्ट्रियाँ कैसी होती है। तो इस तरह से एक STD पे गया, वहीं एक बंदा मिला। मैंने कहा जी मैंने तो नौकरी करनी है। तो कहता जी मैं आपको किसी कंपनी में बताता हूँ। वो जॉब कंसल्टेंट का काम करता था। वो पकड़ के मुझे उस कंपनी पैदल ही ले गया। तब उस टाइम भाई इतना व्हीकल नहीं होता था, साधन नहीं थे। तो मैं वहाँ पे चला गया। तो चला जा करके उन्होंने पूछा क्या कर लोगे। मैंने कहा जी कोई भी काम दे दो। कहते स्टोर हेल्पर की ज़रूरत है, करोगे? तो मैंने कहा जी ठीक है, कुछ तो करना है। तो मैंने बोला ठीक है जी कर लेते। एम कोई उद्देश्य मेरा नहीं था उस टाइम। तो जब मैं आया मैंने देखा काम, पता नहीं था फैक्ट्री क्या होती है। तो धीरे धीरे कैसे अंदर जाना, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे डर था अंदर कि पता नहीं क्या होता होगा, कैसे बंदे रखते होंगे, क्या व्यवहार करते होंगे। तनख्वाह तनख्वाह के बारे में हमें पता ही नहीं था। हमें तो बोलते थे कि 400 रुपये मिलेगा महीने का, हम उस पर भी मान जाते। मैंने देखा 1 महीना मुझे समझने में लग गया वहाँ पे। धीरे धीरे मैंने वहाँ काम देखा कि ये सही चीज़ को सही जगह पे कैसे रखते हैं। स्टोर में था तो बहुत सारी चीज़ें होती थी जिसका मुझे मालूम ही नहीं था कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं।
तो धीरे धीरे हमने उन सब चीज़ों को टटोला अपने हाथ से, देखा कि हाँ इसको ये बोलते हैं। इस तरह से हमारा सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। कुछ टाइम बाद मुझे वहाँ थोड़ा इन्वायरमेंट, मुझे लगा कि वो एक साइनेज इंडस्ट्री थी यहाँ पे, बहुत नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी कंपनी है। तो मुझे कुछ 3-1 महीने में मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा। कुछ रीज़न थे ऐसे ही कि कई बार साथी लोग जो होते हैं वो भी नहीं उठने देते बंदे को, बैठने के लिए स्टूल भी नहीं होता था। तो मैं वहाँ से चला गया। तो छोड़ देनी, अब नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, मैं छोड़ के चला गया, कहीं और देखता हूँ, बहुत हो गया। बट वो उस कंपनी के मालिक को किसी ने बताया कि नहीं, लड़का अच्छा था, काम कर लेता है। उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया कि आओ पूछो। उन्होंने प्रॉब्लम पूछा। मैंने कहा जी ऐसी ऐसी दिक्कत है। कहते नहीं, आपने नहीं जाना। मैंने उनसे एक वादा किया उस टाइम कि सर मैं आप ही की कंपनी में नौकरी करूंगा और उसके बाद मैं कहीं भी नहीं करूंगा। ये 2006 की बात है। तो मैंने वहाँ पे 12 साल काम किया, 2006 से लेकर के 2018 तक। ऐसा लंबा वादा क्यों कर दिया? प्रेमी प्रेमिका में भी नहीं होता इतना लंबा कि बात की कंपनी में ही करना है। एक्चुअली मैं क्या था कि जो कंपनी के ऑनर थे उनका मुझे ये लगा कि उन्होंने मेरे काम को समझा कि हाँ ये लड़का यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, मेहनती है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मुझे लगा कि मुझे भी इनके लिए कुछ करना है। तो मैंने 12 साल मैंने कहीं पे किसी भी जगह पे कहीं इंटरव्यू भी नहीं दिया। बहुत सारी कंपनियां थी, तो कंपनियों का पता, इन्वायरमेंट पता ही लग गया था मुझे। ईमानदारी को उन्होंने आपकी को परखा कि हाँ, ईमानदार की वजह से नहीं चाहते आप कंपनी छोड़ जी। और उसके बाद मैं 3 महीने के बाद जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया तो वहाँ पे स्टोर हेल्पर से मेरे को स्टोर इंचार्ज बना दिया उन्होंने। जिस विंग में काम आप करते थे हाँ, उसके इंचार्ज हो गए 3 महीने बाद। और 1 साल के बाद जिसको पहले मेरी रिपोर्टिंग होती थी उसकी रिपोर्टिंग मुझे होने लगी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ और भी दायित्व दिया, परचेज का दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का दिया, लाइसेंसिंग का दिया। मैं फैक्ट्री में कहीं जाता था, यहाँ बाहर काम करता था। मतलब ऐसे मेरे को करते करते काफ़ी टाइम हो गया। इस बीच मैंने बहुत सारे और भी काम किए। मतलब ऐसे विचार था मन में कुछ करना है। अलग से आपको लगा कि इससे नहीं गुजारा होगा, कुछ अलग से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो जैसा कि आपने अपने जीवन के बारे में पहले बताया कि 6-7 काम ऐसे थे जी जो आपके फेल हो गए, जो आपने प्रैक्टिकल किए। किस तरह के काम थे और कैसे कैसे आपको लगा कि अब ये करें? मैंने 2011 में एक यहाँ पे नूडल बनाते हैं, मैनुअल नूडल बनाते हैं, उसकी कोई मशीनें थी किसी के पास। किसी ने कहा कि जी ये हमने तो जाना छोड़ के, तो आप कर लो। हमने भी किसी से ऐसे उधार उधूर लेकर के रिश्तेदारी में से ले करके कर दिया शुरू। काम की नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम को 6 महीने लग गए और 6 महीने में वो काम नहीं चल पाया, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी जो काम करती थी, वो मुझे काम करना बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने 2015-16 में फिर सोचा कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग से कुछ तो करना पड़ेगा, कंपनी से निकलना। हाँ, बाहर निकलना पड़ेगा। फिर कंपनी के मालिक ने मुझे फिर एक बार मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं जाओगे। उसके बाद मैंने 2018 में मैंने ये मन बना के छोड़ दिया कि यार अब मुझे कुछ करना है, और मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया। फ्री हो गए कि अब सोचेंगे क्या करना है। 1 साल के अंदर मैंने कम से कम 5-6 काम और परखे। मैंने कपड़े की दुकान भी करी कालका में, और क्रेडिट कार्ड होते थे उस टाइम, क्रेडिट कार्ड के भी यहाँ पे उधार उधूर लेकर के वो शुरू करी, वो भी नहीं चली। स्टेशनरी का काम किया, हाउसकीपिंग का काम किया। फिर उसके बाद यहाँ यूनिफॉर्म बहुत होती थी, कंपनी में यूनिफॉर्म जाती थी, तो मैंने वो भी कुछ टाइम वो भी किया। ऐसे मैंने बहुत सारे काम किए और मैं हर बार फेल हो जाता, और जब मैं फेल होता तो मेरा हौसला डबल हो जाता कि ये नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा। तो ऐसे ही मैं एक दिन पत्रकारिता भी करता था बीच बीच में छोटी की, तो ऐसे ही मैं एक दिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में चला गया कि चलो कुछ देखते हैं, सीखते हैं कुछ। नहीं, मैं कुछ ही खबर को कवर करने गया था वहाँ पे उस टाइम। तो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर श्री संजय कंवर जी हैं। तो जो बात हुई उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी कुछ नहीं कर रहा हूँ। कहते क्यों, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, तो आप वो काम क्यों नहीं कर लेते। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मेरी एक ज़िंदगी पलट गई। उस जो आप खबर लेने गए तो वो साइड में रह गई, लेकिन अपना जीवन। उन्होंने मुझे एक पहले सवाल, आपको आप ये क्यों नहीं कर रहे थे। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं।
पूंजी कहाँ है? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सर घर का जो मेरी EMI जाती है उसके पैसे नहीं है। तो कहते फिर तो आप करो, आजकल बहुत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो मैंने भी पढ़ी थी योजनाएं। MSME में बहुत सारे यहाँ स्टॉल लगते थे, तो मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में पढ़ा, तो मेरी एज उस टाइम कवर कर चुकी थी, क्योंकि उस टाइम 35 एज थी, जो स्लैब एज था वो 35 था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को खुद भी चिट्ठी लिखी कि भाई काम करने वाला इस एज तक काम एक्सपीरियंस करता है, तो इस एज को थोड़ा बढ़ाया जाए। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी मैंने पर्सनली भी चिट्ठी लिखी। बाद में जाकर के वो 45 साल हो गई, बाद में होगी। फिर उन्होंने मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट बोला कि ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, इसमें 25 लाख रुपए तक मिलता है और इसमें कोई कलेक्टर नहीं देना पड़ता। मैंने कहा सर चलो कुछ करते हैं। तो हम जैसे कैसे एक हमने वो बना दिया, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। वो उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर साहब ने फटाफट कहते ओके करके, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि सोलन DIC को बोला कि भाई ये लड़का जानकार है, इसको काम की नॉलेज है और ये योग्यता रखता है, तो इसका जो प्रोजेक्ट है आप थोड़ा सा इसको करवा देना। तो उन्होंने थोड़ा अपने लेवल पे थोड़ी ये हेल्प करी। सेकंड आ जाता है बैंक में जब हम गए तो बैंक वाले होता है ये 2-4 चक्कर मरवाते हैं पहले शुरू में, जब तक उनके समझ में नहीं चीज़ आए कि होता क्या है, होना क्या है। तो बैंक ने भी मेरी काफ़ी सपोर्ट करा, बैंक ने भी मुझे कोई निराश नहीं करा, भले 3-4 महीने लगे मुझे। अब ठीक कोरोना से 4-5 महीने पहले समझो, मैंने अगस्त में फरवरी मार्च में मैंने प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू कर दिया था। जहाँ बैठता वहीं पे वो एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगते और बहुत अच्छा और इजी स्टेप है। मैं बहुत सारे कई युवा ऐसे होते हैं हमारे आजकल इंडस्ट्री में, वो काम सीखते हैं, होता है, उनकी नॉलेज होती है, रास्ता नहीं मिलता, पैसे के अभाव में रास्ता भटक जाते हो। उनको लगता है पैसे तो है नहीं, करेंगे कैसे। पहला तो ये कि अगर आप में कुछ है, हाँ सपोर्ट चाहिए होता है, अगर बैंक आपको, हाँ बहुत सारी है उसमें, उसी का क्या होता है कि सारे प्रोसेस अगर आसानी से हो, जैसे सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि वो काफ़ी हद तक आसान कर दिया है, पेपर वर्क कम कर दिया है, एक ही जगह पे इंडस्ट्री ने सिंगल विंडो बना दिया है। तो जैसे जैसे हमने किया वो हो गया, वहाँ से अप्रूवल भी आ गई, मशीनों के लिए भी हमने ऑर्डर कर दिया। अब सवाल था, ना तो हमारे पास मार्केट थी और ना किसी तरह का इतना जो हमने काम शुरू करना था उसका हमें इतना ज़्यादा था नहीं। साइन बोर्ड का मुझे नॉलेज थी, कहाँ से क्या मटेरियल मिलना ये था। तो हमने एक लड़का था हमारे साथ, तो उसको साथ में लिया हमने और स्टार्ट कर दिया। बीच में कोरोना आ गया, फिर मशीनें बंद हो गई, फिर हमने फिर मशीनों के लिए गवर्नमेंट ने एक और उस टाइम हेल्प करी है हमारी, कि जितनी भी इंडस्ट्री है, छोटी है बड़ी है, उन सबको उन्होंने एक कोरोना में एक टॉप अप टाइप का दिया, उन्होंने एक एड दी थी कि आपका जो है यूनिट बंद ना हो। उसमें मुझे बैंक ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी मुझे पैसे उस टाइम इंडस्ट्री को चलाने के लिए दिए। अगर वो उस टाइम मुझे हेल्प ना देते तो ख़त्म हो सकता था, मतलब दोबारा मैं सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि झटके पहले 2-3, 2.5, 3, 4, 5 लाख के लगते रहे, इसमें तो 25 लाख का लगता तो मैं ख़त्म हो जाता। तो उस टाइम जो स्कीमें अच्छी थी, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चलाया है, ये समझने की बात है। तो हम बैंक में गए, बैंक वालों ने निराश नहीं करा और जो हमारी लायबिलिटी थी वो उस दौरान तो जो आपका प्रोडक्ट है वो भी किस तरह बनता है, उसकी क्या विशेषता है आपकी, और हिमाचल में कौन कौन से लोग और करते हैं ये काम? हिमाचल में सर वैसे तो जो प्रिंटिंग का काम है वो मैक्सिमम लोग करते हैं, जो पहले ऑफसेट प्रिंटिंग है तो वो भी प्रिंटिंग में आ गया। बट हमारा ये जो काम है, हम 3D का काम करते हैं। 3D SS में हो, एल्यूमिनियम चैनल हो या एक्रेलिक का बोर्ड हो, तो वो लिट करते, लाइट करते हैं। तो हम अभी प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं पीछे भी एम्स का प्रोजेक्ट हमने टोटल कंप्लीट मैंने किया है हमारे, हाँ टोटल हमारे पास था। तो वो हमने A से लेकर के Z तक उनको दिया है, एक नेम प्लेट से लेकर के टॉप साइनेज जितने भी हैं, 3D जितने भी हैं वो सारे हमने दिए। रोड साइनेज हमने दिए उनको और बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए वहाँ पे। इसके बाद एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। इसके बाद IIT मंडी है, वहाँ पे भी हमारा अभी चल रहा है।
कॉलेजेस हैं, काफ़ी हम लोग काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये कॉस्टली प्रोडक्ट है। कॉस्टली इसलिए क्योंकि यहाँ से क्या था कि हिमाचल में इसकी डिमांड थी। मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूँ, ये मेरे दिमाग में क्यों आया कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मेरे अच्छे लिंक थे यहाँ पे लोगों के साथ, मैं सबके साथ संवाद करता था, आता जाता था। तो वो साइन बोर्ड के लिए हमारी कंपनी में आते थे, और वो वहाँ पे बड़ा टेंडर बेस्ड काम होता है, वो छोटा काम नहीं करते। तो वो बार बार एक बात जरूर करते हैं, यार यहाँ नहीं है कोई, हिमाचल में नहीं है कोई, बद्दी में नहीं है। बद्दी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और बद्दी इंडस्ट्री होने के नाते यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो आउटसोर्स काम करवाते हैं। हमने देखा है कि मैक्सिमम या तो बंदी चंडीगढ़ चला जाता है या दिल्ली चला जाता है। अब वहाँ उनको क्या सफ़र करते हैं, उनको दिल्ली वाले ने दे दिया, वो जले ना जले कोई मतलब नहीं उनको। चंडीगढ़ वाले भी सर्विस उतनी दे नहीं पाते, क्योंकि उनको ने एक टाइम पैसे लिए होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपका घर के दीवार, अगर दुकान में, घर में, शोरूम में, कहीं भी फैक्ट्री में कहीं लगा है, अगर आपका नाम ही नहीं है वहाँ पे, तो आपकी फैक्ट्री का नाम मतलब ही नहीं रह जाता। एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे बंदे को किसी नाम से बुलाते हैं, वैसे हम किसी को बताते हैं कि हम फलानी रात्रि में जब बोर्ड भी छिप जाता है, साइनेज चमकता है। और वो आपके बिजनेस को भी ग्रोथ उसी से मिलती है। दूर से लग जाता पता, यार ये उस बंदे की ये है, यहाँ पे ये है, ये मिलता है, तो रात को ज़्यादातर ये देता। तो यहाँ वो डिमांड ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि यार नहीं, पैसा तो मेरे पास है नहीं, हुनर है, हुनर को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा हमने किया। आज भगवान की दया से और आप सभी के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है काम हमारा यहाँ पे। आपका बद्दी में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को कहीं पे बाहर ना जाना पड़े, उसको किसी भी तरह के साइन नहीं चाहिए, जिस भी कैटेगरी का। जो सस्ते वाला बोलते हैं सस्ते वाला भी होता है, महंगे वाला बोलते हैं महंगे वाला भी, ड्यूरेबल है काफ़ी ज़्यादा। इसमें परेशानी है, ख़राब हो जाए तो रिपेयर करने वाला नहीं होता था यहाँ पे। और हमारा ये कि हम जहाँ हम लगाते हैं 3 साल तक हम खुद उसको देख रेख करते हैं, मरम्मत हो जाती है। मरम्मत हम खुद करते हैं, इसलिए हम अच्छी चीज़ें लगाते हैं उसमें, कुछ भी लोकल चीज़ नहीं लगाते। कहीं बारिश से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, बारिश धूप कुछ नहीं होता इसमें, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो आपने जो प्रधानमंत्री सृजन योजना है, इसमें आपको कितनी सब्सिडी जो है भारत सरकार से प्राप्त हुई? भारत सरकार का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैंने घर बनाया, वहाँ पे मैंने आवास योजना का भी मुझे 2.5 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पे मुझे मिला है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ग्राउंड पे मिला है। और इसमें 25 लाख रुपए पे 35% की सब्सिडी है जो महिलाओं के लिए है। तो ये मेरी मिसेस के नाम पे है। मेरी मिसेज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि पहले तो वो भी डरती थी कि नहीं कर्जा नहीं करना। तो जब हमने इसकी ट्रेनिंग होती थी सोलन में, 10 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं वो, तो ये खादी वालों का है, बेसिकली खादी वाले हैं, और DIC के थ्रू फंड देते हैं। तो वहाँ जब मिसेस की ट्रेनिंग हुई, तो वहाँ उन्होंने उसके जो मेरी मिसेस को जो वो था डर था, वो दूर कर दिया। उन्होंने बताया, उन्होंने वो पूरी स्कीम बताई। 10 दिन तक मेरी मिसेस डेली अप डाउन करते थे, ट्रेनिंग करी 10 दिन की उन्होंने सोलन में। ये DIC के वहाँ पे एक और बनाया इन्होंने, हाँ ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ सारे बंदे जाते हैं। नालागढ़ से भी बंदे गए थे, किसी ने कोई कारोबार करा। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि ये बहुत ईमानदारी से, जैसे सरकार ने हमें पैसा दिया, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको उसी तरीके से लौटाए। आज ईमानदारी से वापस करें। मुझे अभी जो उसकी सब्सिडी है वो पूरी की पूरी मेरे को 8,75,000 की सब्सिडी अभी रिसेंटली पिछले महीने मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई थी। और 25 लाख रुपए में 17 साढ़े कुछ लोन था मेरे पास। अभी वो लोन मेरे पास नामात्र लोन रह गया। तो अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे जो सरकार की स्कीमें हैं वो बहुत अच्छी है, सिर्फ उनको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी एजेंसियाँ हैं वो आपको समझाती भी है। थोड़ा बैंक वालों से ये है कि हाँ वो बंदे को उलझा देते हैं, उलझाए ना। मतलब जैसे मुझे बैंक ने सपोर्ट करा, मैं बाकी बैंकों से भी यही कहूँगा कि अगर आज मैं बैंक का इसलिए धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट किया। और उसमें क्या है कि वो सरकार की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, सब्सिडी पहले अकाउंट में आ जाती है
एक हमारे बिहाफ पे, उसमें कोई आपकी ज़मीन नहीं जाती, कोई आपका कुछ नहीं लेते हो, सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, मैट्रिक की कॉपी होगी या जो भी आपकी एजुकेशन है, और आपका वहाँ पे आधार हो गया, जो भी छोटे मोटे थे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं है उसमें। बट इसमें है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे और आपकी जो निष्ठा है सरकार के प्रति भी आपका एक हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं ठीक है, हमने एक नंबर में काम करना, अच्छे से काम करना है। आज मेरे साथ 10 परिवार जो है खाना खा रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मेरा टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को रोज़गार दूं, ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो, और वो मेरे लिए रोज़गार प्राप्ति वाले नहीं, मेरे साथ सहयोग करें। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या रहता है कि हम लोग जो काम करता है हम उसको तरजीह नहीं देते, ये भी एक डूबने का कारण होता है। हम अपने जो एम्प्लॉई है वो जितना वो डिज़र्व करते हैं उनको हम रखना चाहिए, देना चाहिए। उनके साथ अगर ऐसा नहीं है कि अगर इस महीने काम नहीं है तो उसके ओवर टाइम काट लो या इसके सैलरी डिले कर दो, तो वहाँ से हमारा नीचे आना निश्चित है। और मैंने देखा है यहाँ बहुत सारी कंपनियों में देखा है, वहाँ जब भी कभी कुछ होता था, कोरोना आया तो सबसे पहले उन्होंने उनका सैलरियाँ आधी कर दी, कम कर दी, बंदे निकालने शुरू कर दिए। अरे जिन लोगों ने हमको इतना ऊपर पहुँचाया, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी में काम करके आया हूँ, मैंने ग्राउंड लेवल देखा है, मैंने देखा है कि वहाँ मेहनत कैसे करनी पड़ती है, वहाँ घड़ी नहीं डालनी पड़ती। मैं सभी कंपनी की बात करता हूँ और कंपनी के जितने भी अभी कोई बड़ा उद्योगपति है, छोटा है, मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने एम्प्लॉय के बारे में हम ज़्यादा अच्छा सोचें। अगर मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरे जो एम्प्लॉय मेरे साथ काम करने वाले उनके भी अगर उन स्कूलों में पढ़ने लग जाए ना, तो यहाँ ईमानदारी एकदम से कोई भी वर्कर आपको कभी मतलब 1 रुपये का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हमारे पास समय का अभाव है, 2 सवाल हो रहे हैं। एक आपने बताया आप घड़ी नहीं डालते, उसका क्या कारण आपने बताया था? सर दरअसल घड़ी क्या होता है कि वो टाइमिंग के हिसाब से अगर काम करेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होते। क्या है कि अगर 6 बज गए, चलो जी काम आधा अधूरा छोड़ो। जब तक हमने जो आज पूरा दिन में हमने काम का ले रखा है कि हमने ये जो लेट नाइट काम करते बंदे, ये जब दिन में पूरा दिन काम नहीं कर पाते तो रात को उन्होंने क्या कर लेना 2 घंटे में, वो तो कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी या बहुत सारे खर्चे वो सब खराब होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं हमने ज़िंदगी के किसी पैदान पे चढ़ना है, कहीं जाना है, घड़ी तो सिर्फ एक चलो ठीक है टाइम देखने के लिए होती है, पर कामयाबी के लिए तो होता है। हाँ, हमने जो काम आज मैंने काम पूरे दिन का, मुझे मालूम है पूरे दिन में मैं ये काम कर पाऊँगा तो मैं उतना ही काम करूँगा। तो युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? मेरा युवाओं के लिए ये संदेश है कि अगर किसी में अच्छी नॉलेज है, पैसा नहीं है, आप बैंक से बात करिए। आप सरकारी बहुत सारी जो है एजेंसियां हैं, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं और भी आगे से आगे काम देती हैं, बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं। अगर किसी को अपना काम करना है वो दिल से काम करे। हमारा मकसद है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें आज हमारे बद्दी में बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है, बहुत सारे हमारे युवा हैं जो कंपनियों से आकर के अपना काम जमाया उन्होंने। तो कंपनी में तो ठीक है टाइम के लिए हम ठीक है हमारा घर चलता है वहाँ से, पर अगर हम कम से कम 2 लोगों को, हमारा मकसद है कि हम जितने लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं आगे, जिसमें टैलेंट है वो ज़रूर करे, करना चाहिए। वो लक तो तब है जब हम करें, अगर हम करेंगे ही नहीं तो लक तो मुझे नहीं लगता कि लक इसमें कोई मायने रखता है। धन्यवाद पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। ये थे पवन कुमार जी, जिनका एक इंडस्ट्रियल वर्कर से लेके उद्यमी बनने तक का जो सफ़र इन्होंने हमें अपने बिलासपुर से शुरू की दास्तान बताया कि किस प्रकार सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और आज हमें भी गर्व है कि जो युवा बिलासपुर को छोड़कर रोजगार के लिए 2006 में एक बैग और एक अटैची लेकर जो बद्दी पहुंचा था, जिसको बद्दी के स्पेलिंग भी नहीं पता थे और बद्दी सिटी क्या है वो भी नहीं पता थे, और वो लंबे समय तक मेहनत करके करीब 16-17 साल जो है इनका जो कैरियर यहाँ हुआ है, उसमें इन्होंने जो एम्स बना है बिलासपुर में और उसके जितने भी साइनेज है, जितने भी
बोर्ड बने हैं, जितने भी छोटे बड़े सारे दिशा सूचक बोर्ड बने हैं वो इन्होंने बनाए हैं। ये गर्व की बात है कि जो युवा यहाँ से चला गया था कि ये बद्दी है, बद्दी में ही सब कुछ अपना चलाना है, और फिर वो वापस अपने गांव जाता है। जो हिमाचल का पहला एम्स बना है उसमें पवन जी आपका हम बधाई देते हैं कि आपने वो जो एम्स को फिर आप अपने गांव में पहुंचे। एक बहुत बड़ी एक लकीली कहें इसको बात है कि एम्स जो है आपके हाथों से उसके नंबरिंग लगे हैं, काफ़ी काम वहाँ हुआ है जी, और गर्व भी होता होगा आपको कि मैं इस शहर को छोड़कर चला गया था और इस शहर में दोबारा। अब मुझे एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ। एम्स में जब मैं अभी जाता हूँ, मुझे मालूम है कि जो हमने वहाँ प्लेटें लगाई है वो बहुत साल तक है, क्योंकि वो एसएस की लगी हुई है तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 50-100 साल होती है जितनी उन्होंने मिनाद दे रखी होती है। तो मेरी पूछते हैं जहाँ तक होगी, कभी आएगी बोलेंगे दादाजी ने काम किया था, या मेरा बेटा भी कल जाएगा तो बोलेंगे ये तो पापा ने लगाया था। मुझे इसलिए गर्व है। और दूसरे, मुझे वहाँ पे मैंने जो काम वहाँ पे किया, वहाँ मैंने पैसे के लिए नहीं काम किया, वहाँ मैंने दिल से काम किया कि मेरे शहर में मोदी साहब ने, हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वो करके एक अच्छा स्वास्थ्य का एक केंद्र दिया, और वो आने वाले समय में लोगों के लिए एक संजीवनी है। तो वहाँ के एक कोने कोने में जो भी कुछ लगाना, वो हमने बिना मतलब निस्वार्थ भाव से हमने वहाँ काम किया। कॉन्फ्रेंस हॉल से बाथरूम तक सब टोटल, जहाँ भी अगर बंदे ने इधर जाना उधर जाना, कहीं जाना है, कहीं डॉक्टर की नेम प्लेट है, कहीं इमरजेंसी है, कहीं पे किस और रास्ता जाना है, वो ए से लेकर जेड तक अभी एक फेस हुआ उनका। तो एक फेस होने के बाद जो है अभी नेक्स्ट फेस आगे उन्होंने, फिर अभी मोदी साहब आए थे तो उन्होंने आगे के लिए पूरी प्लानिंग रखी है कि कब अगला फेस होगा और कब उससे अगला फेस होगा। अभी ये 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी बद्दी में, मतलब हमारे हिमाचल में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, बहुत सारे, मतलब आप पूछो रेलवे का वहाँ लग रहा है, वहाँ पे शहर का नवीनीकरण हो रहा है, बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ बना है, मतलब काफ़ी काम है। और मैं बद्दी को अपनी कर्म भूमि मानता हूँ। यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है, यहाँ से मैंने संघर्ष किया तो बद्दी ने मुझे वो चीज़ें दी है। मैं बद्दी के लिए, बद्दी के लोगों के लिए, बद्दी के जिन लोगों ने यहाँ पे ज़मीनें दे रखी है, हम जैसे लोग यहाँ आते हैं और अपने आप को जा कर के आज हम महसूस करते हैं। अब मेरे को घर मेरे बिलासपुर है, जन्म मैंने वहाँ लिया है, मगर जो मैंने यहाँ अचीव किया, जवानी का हाँ, ज़्यादा यहाँ निकला और यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है। आप जैसे बड़े लोग मिले हैं और बड़े लोगों से मुझे यहाँ पे आशीर्वाद मिला है। योग लगाने के लिए ज़मीन मिली या नहीं मिली? अभी नहीं मिली ज़मीन के लिए सर, हम ऐसा है उसमें हम प्रयासरत हैं, पर मेरी भी गवर्नमेंट से एक बहुत रिक्वेस्ट है कि छोटे उद्यमी होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखो कि जहाँ पे वो आसानी से 30-35 हज़ार या 50 हज़ार किराया हमें अगर बचता तो शायद हम एक आधी मशीन लगा लेते, शायद हम 2-4 लोगों को और रोज़गार देते। अगर ज़मीन ही नहीं है, हम किराए के ऊपर कर रहे हैं, 4 साल से हम लोग 3-4 साल लगा है। सरकार से मांगी आपने ज़मीन? सरकार के लिए हम डीआईसी को हमने लिखा, उन्होंने बस वही है कि होएंगे तो देखेंगे, अभी वो नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है ना। अभी छोटे उद्यमियों के लिए कोई प्लानिंग हो आपको ज़्यादा पता होगा। हमने तो उनको चिट्ठी लिखी, वो कहते जी ऑनलाइन डालो। अब ऑनलाइन में आप जाते हो, अब कहाँ क्या है कोई पता नहीं है, वो कोई लैंडमार्क ऐसा भी नहीं है कि जहाँ उन लोगों के छोटे उद्यमियों के लिए, ये प्लानिंग में नहीं है ना। अब पहले क्या था जी, जो है इंडस्ट्री आई, जहाँ जिसका मन गया वो उसको वहाँ बैठा दिया। पर सबसे बड़ी बात बताओ, मैं सबसे ज़्यादा सफ़र करता है हमारे उद्योग वाले। क्यों करते हैं? आप साई रोड जाओ, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, सब मतलब आप समय पे पहुंच ही नहीं सकते अगर प्लान होता तो मेरा तो यही है कि ये भी बताया कि गरीबी में आपने जो उसका चक्कर जो है काटा, गरीबी के कुछ चक्कर से बाहर निकले। जो आपके 4 भाई थे और वो उनको कैसे सेटल किया, किस तरह आज? अभी हमारी जॉइंट फैमिली है, तो 2 मेरे से बड़े हैं, 2 छोटे हैं, और चारों भाई मेरे गांव में ही हैं। और मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी, 28-30 मेंबर हैं हम लोग। हम चाचा ताया भी जो भी है वो भी हम इकट्ठे ही है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। उनके भी स्कूल काल काफ़ी चल रहे हैं, तो उनका गांव में ही बसर हो रहा है। तो मैं जाता हूँ गाँव में वो, हाँ गांव में सब सेटल है। अब ठीक है, अब तो चलो वहाँ पे अब हर जगह ही थोड़ा थोड़ा रोज़गार हर जगह ही हो गया है।
पहले रोज़गार की प्रॉब्लम थी, अब तो वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी है, 3 फैक्ट्रियाँ, अल्ट्राटेक आपका जेपी लगी, अल्ट्राटेक होगी, अब एसीसी होगी, पीछे को कोल डैम लगा हुआ एनटीपीसी जिसको बोलते हैं, और साथ में आपका ये दादला मोड़ वाली लगी है। काफ़ी लोगों के पास गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, अपने ट्रक हैं। गांव में किस नाम से अभी आपको जाना जाता है? जब आप गांव जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पवन कुमार है, क्या आया है, उद्योगपति है? नहीं, अभी इतना ज़्यादा बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी आज तक इतना ज़्यादा किसी को, घर में भी जब मैंने जॉब छोड़ दिया था तो उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी, बहुत कोसा मुझे कि ठीक था, नौकरी कर रहा था। तो हाँ, वो मेरे ससुराल वाले भी, मेरे घर वाले भी, मेरे भाई भी, उन सब ने मुझे बहुत उस टाइम कोसा मुझे कि तू ऐसे छोड़ छाड़ के चला गया, क्या कर लेगा, क्या होगा। तो बीच में मैंने जैसे कंस्ट्रक्शन का काम किया तो कहते ठेकेदार बन गया। तो कई बार क्या होता है ना बंदूक, अब मेरी माँ यहाँ आती है, मेरे भाई यहाँ आए, अब वो जाकर के सबको बताते हैं कि लड़का हमारा जो है बहुत अच्छा कर रहा है। उनको हर्ष होता है, मशीनें देखते हैं या साथ में मेरे और साथी लोग काम करने वाले होते हैं। अब वहाँ पे भी हमने काफ़ी लोगों को रोज़गार दे रखा था। जब हमने एम्स में काम कर रहे थे तो हमने वहाँ पे भी स्थानीय लोगों को दे रखा था। एक कहावत भी है कि लोगों के विचार बदल जाते हैं समय के साथ साथ। हाँ, तो जो हमारे प्रति आज होते हैं वो सोचते हैं भी आज आपको रोका है, कल को आपकी जो है ईमानदारी, आपका कर्मठ से वो विचार भी लोगों के जो है बदल जाते हैं। तो ये थे पवन कुमार जी हमारे साथ, जिनका सफ़र जो है एक इंडस्ट्रियल वर्कर से 4,000 रुपये से शुरू हुआ था और 40,000 पे जाके इन्होंने जो है नौकरी छोड़ी थी। घर वालों ने, ससुराल ने, हर पक्ष ने कहा ये कौन सा आपने नया पंगा ले लिया है, अच्छी भली नौकरी है इंडस्ट्री में। तो आज हम जो इनका साइनेज जो है, मैंने जो बद्दी न्यूज़ का अपना ये ब्रांड है तो इसको ऑन करेंगे। ये मैं खुद जो है इनका एक कस्टमर हूँ। सबसे पहले मैंने ये आप देख रहे होंगे, ये बद्दी न्यूज़ का लोगो है, चमकता है और एक ब्रांड है। मैं जब भी कोई यहाँ आता है, और ये बहुत अच्छा जो है इस तरह का बड़े बड़े साइनेज होर्डिंग ये बनाते हैं। और मेरा जो स्टूडियो है इन्हीं के जो कर्म से और इन्हीं के हाथों से जो है रोशन हुआ है। ये जो इन्होंने दिन रात करके बनाया है, और ये जीता जागता प्रमाण है कि इनकी क्वालिटी जो है किस तरह की होती है। धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद सर, आप आए, आपने समय दिया और हम आपके उज्ज्वल विषय की जो है कामना करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक